चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म इन, इसको देखो वन शॉट जैसा पढ़ते हैं, फटाफट बता दूं, तुरंत सीख जाओगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह के आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल में जो आपके पास यहाँ पे टाइप है वो है चैन बोलता हूं, क्या क्या है स्ट्रक्चरल में, वो तो ऑर्गेनिक वाला है ना चैन। यहां पे स्ट्रक्चरल में है लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या क्या टाइप है एक बार देखिए, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेट, आयोनाइजेशन। चार टाइप है शायद, चार ही टाइप है, ज्यादा नहीं। क्या क्या पहले बताओ, एनसीईआरटी देख के लिख लेते हैं, और इसके डेफिनेशन में कोई ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, है ना। लिंकेज, फिर कोऑर्डिनेशन, and then we have ionization, then solvate। क्या इन सब में अंतर होता है डिस्कस करेंगे। स्टीरियो में बातें नहीं, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। ओम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जीआई भी शो करता है। जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो ऑर्गेनिक में तुमने पढ़ा है बच्चे, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, कंसेप्ट नहीं बदलता, है ना। हाँ बिल्कुल, बात करेंगे उस पर। अभी देखो डिस्कशन कैसा होगा, ये सब तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। अगर आप देखोगे लिंकेज, जैसे मैं यहाँ दो कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ, देखो सपोज मैंने लिख दिया CONO2 होल 6 -3, और एक लिख दिया COONO होल 6 -3। ये दोनों किसका एग्जाम्पल हो गया बताओ। अच्छा ये तो पता है, आइसोमर्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, है ना। नहीं, दो बातें, स्ट्रक्चरल में ऐसे बोलते हैं, टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट लिंकेज, डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न। टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, डिफरेंट कनेक्टिविटी। जैसे देखो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन ने, यहाँ कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन ने, लेकिन फॉर्मूला तो सबका सेम है एग्जैक्टली। तो लिंकेज क्यों समझ में, नाम से ही देखो पता चल रहा है लिंकेज, नाम से पता चल रहा है लिंकेज का क्या मतलब है, बोलो। कोऑर्डिनेट, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट को हाइड्रेट भी बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये सब ऐसे समझो, एक एक डेफिनेशन है बस, CIPI सब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन तो अच्छे रहते हैं, लेकिन डेफिनेशन लिंकेज में क्या है, इट इज शोन बाय एम्बिडेंटेड लिगैंड्स। लिंकेज आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज एम्बिडेंटेड लिगैंड इनसाइड। समझ में आया। कोऑर्डिनेशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल, बिल्कुल बड़ा सिंपल एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन का। अगर आप यहाँ पे देखोगे कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल, इनफैक्ट पता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल, हाँ स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे, ऐसा नहीं लिखा है, एक एक बात लिखा है लिंकेज के बारे में। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंट लिगैंड्स, देखो क्लियरली लिख दिया है। और कोऑर्डिनेशन में क्या एग्जांपल है, देखिए कोऑर्डिनेशन में एक एग्जांपल यहाँ पे ऐसा दिया है कि CONH3 होल 6 एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और एक और कोऑर्डिनेशन स्फीयर है CrCN होल 6, ऐसा दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और इसी को देखो दूसरा क्या लिख दिया है, CrNH3 होल 6 एंड CO
CN6। क्या अंतर है इन दोनों कॉम्प्लेक्स में बता सकते हो? फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के साथ अमोनिया जुड़ा है और क्रोमियम के साथ साइनाइड, और सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम के साथ अमोनिया है, कोबाल्ट के साथ साइनाइड। कोऑर्डिनेशन कितना इजी है देखो। कोऑर्डिनेशन में डेफिनेटली दो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर होगा, देख के पता चल जाता है ना। क्या लिखा है यहाँ पे? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंजिंग ऑफ लिगैंड्स between cationic and anionic entity of different metal ions present in the complex. Interchanging of ligand मतलब साइनाइड अमोनिया उधर चला गया, साइनाइड इधर आ गया। ऐसा इन शॉर्ट मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे देखा जाए तो क्रोमियम इधर आया, कोबाल्ट उधर गया, क्योंकि लिगैंड तो वहीं पर है। जैसा लिखने का तरीका उसके हिसाब से देखो, क्रोमियम इधर आ गया, कोबाल्ट उधर चला गया। देखो ऐसा इसलिए भी क्योंकि पहले कैटायन लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन देख के पता चल जाता है कोऑर्डिनेशन में क्या है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। आयोनाइजेशन का बात करें, एक छोटा सा पार्ट है, देखिए आयोनाइजेशन CONH3 सल्फेट Br, एक कॉम्प्लेक्स ये। दूसरा कॉम्प्लेक्स देखो क्या बनाते हैं, CONH3 ही रहने देते हैं, Br अंदर ले लेते हैं, सल्फेट बाहर ले लेते हैं। मतलब आयोनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में आयन का एक्सचेंज होता है। देखो सल्फेट अंदर है भी, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से जुड़ा है, और ब्रोमीन से प्राइमरी से जुड़ा है वर्नर थ्योरी के हिसाब से। लेकिन सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स में अब सल्फेट प्राइमरी से जुड़ा है और ब्रोमीन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से जुड़ा है। ठीक है। आयोनाइजेशन, दिस form of isomerism arises when the counter ion in a complex salt is itself a potential ligand and can displace a ligand which can then become the counter ion. क्या लिखा है डेफिनेशन? जो काउंटर आयन है आयोनाइजेशन स्फीयर में वो पोटेंशियल लिगैंड भी हो सकता है। मतलब ब्रोमाइड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, तो ये जो आयोनाइजेशन स्फीयर में जो आयन है वो आ जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आयन चला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर में। इसीलिए इसका नाम क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो क्या लिखा है, दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस व्हेन द काउंटर आयन इन ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, काउंटर आयन मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, कोऑर्डिनेशन के बाहर क्या है यहाँ पे? ब्रोमीन। काउंटर आयन इन द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज इटसेल्फ ए पोटेंशियल लिगैंड। काउंटर आयन जो बाहर है वो लिगैंड बनने के लिए तैयार बैठा है, and can displace a ligand which can then become a counter ion. सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया और सल्फेट अब काउंटर आयन बन गया। हाइड्रेट में बस यही फर्क वाटर के साथ होता है। हाइड्रेट देखो इतना सिंपल है, वाटर का चेंजेस हो जाए अगर कोऑर्डिनेशन आयोनाइजेशन में तो उसको हाइड्रेट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, CrH2O5 Cl.Cl2, सॉरी इसको 6 ही रहने देते हैं, 6NCl3। एक ये कॉम्प्लेक्स है। देखो तो वाटर कितना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में? 6 है। वाटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितना है? 6 है। अब देखो हो क्या रहा है, ये 5 ले गया, एक बाहर जो आयोनाइजेशन स्फीयर में काउंटर आयन है उसको अंदर ले लिया, 2 Cl बाहर बचा, एक वाटर बाहर बचा। ऐसा आयोनाइजेशन में आयंस की एक्सचेंज होती है, हाइड्रेट में वाटर का एक्सचेंज होता है। देखो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल, यहां दोनों का फॉर्मूला सेम है, दिख रहा है? यहाँ पे 6 वाटर से क्रोमियम जुड़ा है और सेकंड वाले में क्रोमियम 6 नहीं 5 वाटर और एक किससे जुड़ा है? क्लोरीन से। हम आयोनाइजेशन में SO4 की जगह NO2 और Cl रखे तो वो भी होगा क्या? हो सकता है। NO2 हो सकता है क्या? हाँ NO2 एनायन है ना, पोटेंशियल लिगैंड भी है। मतलब काउंटर आयन पोटेंशियल लिगैंड होना चाहिए। देखो मैं बताऊं, अच्छा बताओ सिंपली, हाइड्रेट और आयन में क्या अंतर दिख रहा है आपको? एक में पानी है, यहाँ पे कोई अदर आयन का एक्सचेंज हो रहा है, अगर वही आयन वाटर है तो वो हाइड्रेट कहलाता है। ठीक है। देखो लिखा है, दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इन केस वेयर वाटर इज इन्वॉल्व्ड एज ए सॉल्वेंट। दिस इज सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये भी लिख रहा है, दिस इज सिमिलर टू
solvent isomers differs by whether or not a solvent molecule is directly bonded to the metal ion or merely present as a free solvent molecule in the crystal lattice. मतलब वाटर हो सकता है, जैसे फर्स्ट वाले में सारे वाटर एज ए लिगैंड है, सेकंड वाले में सारे वाटर एज ए लिगैंड नहीं है, एक फ्री है. दिख रहा है? फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में सारे वाटर एज ए लिगैंड है और सेकंड वाले में, समझ में? देखो है तो डेफिनेशन बड़ा सिंपल ये सारे चार स्ट्रक्चरल का, लेकिन इस पे अगर तुम लगभग 30 क्वेश्चंस करते हो तो समझ में, क्योंकि कभी कभी ना इधर 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 कभी कभी तुमसे पूछ देगा कि यही फॉर्मूला दे के पूछ देगा कि इसके टोटल लिंकेज कितने होंगे. मान लो सिर्फ ये फॉर्मूला दे दिया, अब बोला बताइए इसके टोटल लिंकेज कितने होंगे. चलो इसका नहीं पूछते, इसका पूछता हूं. चलो PT NO2 होल 4 का टोटल लिंकेज बताओ. एक तो ये खुद है. दूसरा देखो, 4 में से एक लिगैंड बदलते हैं, 3 नहीं बदलते, तो दूसरा ये बन गया. समझे क्वेश्चन कैसे खतरनाक हो सकता है? दूसरा बन गया लिंकेज, ये लिंकेज बना रहे हैं, फिर 2 बदलेंगे 2 सेम, 3 बदलेंगे 1 सेम, चारों बदल देंगे. समझ गया ना? तो आपको 30 क्वेश्चन उस अंदाज में करने हैं. क्लियर है ना? मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से जितने एनसीईआरटी में सवाल है, जितने पीवाईक्यू में है, कम से कम वो कर ले तो काम हो जाएगा. बताओ इसके कितने लिंकेज होंगे टोटल, आप काउंट करके बताओ. सिर्फ लिंकेज बताओ. एक ये खुद, एक ये, 2 वाले, तीसरा 3 एक वाले, और चारों चेंज कर दिया. 5 बन गए कि नहीं बन गए? क्या पांचों लिख दूं? समझ रहे हो? देखो PTONO होल 2 NO2 होल 2 दिखा, तीसरा लिख दिया. चौथा PTONO होल 3 NO2 दिख रहा है. और लास्ट वाला PTONO होल 4 दिखा. तो ऐसे खतरनाक क्वेश्चन अगर आ गए ना आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चरल में, जैसे इस बार नीट में एक 11 वाले क्वेश्चन था, पता चला स्ट्रक्चरल में वो पूछ दिया तो उतना ड्रॉ करके देखो. तो होता क्या है, इसमें बच्चे बहुत लाइटली करके जाते हैं कि ठीक है बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक बार ऊपर ऊपर पढ़ लिया, चले गए एग्जाम में. नीट में हो सकता है हर साल के हिसाब से आया तो काम हो जाएगा. क्लियर हो रहा है? 6 वाले में बता सकते हो कितने पॉसिबिलिटी होंगे? एनी आइडिया? अगर इसमें टोटल लिंकेज बोले तो, नहीं इसमें टोटल लिंकेज बोले तो 7. एक ये खुद, फिर 1 और 5 नहीं, 6 0 6 1 5 है ना, 2 4 3 3 4 2 5 1 6 0. हाँ इतना ही होंगे. क्या कैसे चेंज किया समझ में आया? 6 में से 6 को एज इट इज रहने दिया, फिर सिर्फ एक को एम्बिडेंट बनाया, इसलिए 1 5. उधर लिखा भी है 4 वाले में कितने आए हैं. अगर 4 है एम्बिडेंट तो 5 बने ना, 6 है एम्बिडेंट तो 7 बने. अब मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, इधर देना, मान लो P2NO2 होल 3 और CN होल 3 ऐसा -2. अब तो ये भी बाइडेंट, ये भी एम्बिडेंट है, ये भी एम्बिडेंट है, CN भी आपको पता है, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा. कितने केस बनेंगे सोचो? 4 इंटू 4 16 हो जाएंगे. 4 इंटू 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कितने ही केस बनेंगे इसमें लिंकेज का. तो होता क्या है, हम लोग बहुत लाइटली ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. ठीक है? अब देखो ज्योमेट्रिकल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अलग से पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अलग से पढ़ेंगे. मतलब कोऑर्डिनेशन 4 कब GI शो करेगा, कब नहीं करेगा. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब GI शो करेगा, कब नहीं करेगा. उसी तरह ऑप्टिकल में भी ऐसा ही बच्चे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6.
कोऑर्डिनेशन 4 कब ऑप्टिकली एक्टिव, पता है कोऑर्डिनेशन 4 ऑप्टिकली एक्टिव एक ही केस में होगा जब वो sp3 हो और सारे लिगैंड अलग हो, पीओएस तभी आएगा ना। ऑप्टिकली एक्टिव का भी यहाँ भी यही कंसेप्ट है। ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ तभी पॉसिबल जो ऑर्गेनिक में सिखाया था, पीओएस और सीओएस दोनों अब्सेंट है कॉम्प्लेक्स में तो एक्टिव, अदरवाइज इनएक्टिव। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक बार होमवर्क क्या है, वो तो टेबल वीबीटी का सारा टेबल तो करो ही करो, है ना। और आइसोमेरिज्म भी ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल जो कम से कम मॉड्यूल में उतना पढ़ के आइए, ओके।